नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विगत दिनों पटना में मोहम्मद अरशद मदनी जी का जो जमाते उलमाए हिंद के रहनुमा हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें बड़ी संख्या में राज्य के और देश के विभिन्न स्थानों से अल्पसंख्यक मुस्लिमों ने शिरकत की थी। यह कॉन्फ्रेंस बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम में जो संशोधन लाए गए हैं 40 बिंदुओं पर, उसके विरोध में था। इसके कानूनी पहलू पर हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन इसके राजनीतिक चीजों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। इस कॉन्फ्रेंस में अन्य लोगों के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया गया था, जैसा कि जमाते उलमाए हिंद के प्रवक्ता का बयान भी आया और अखबारों में भी जो छपा, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहां जाने से परहेज किया। इसके बाद जदयू के एक प्रमुख नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह का स्पष्ट रूप से एक बयान आया। एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई इस मुगालते में नहीं रहे, मुस्लिम अल्पसंख्यक जदयू को वोट नहीं देता है, एनडीए को भी वोट नहीं देता है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने मंशा जाहिर कर दी है कि इसी शीतकालीन सत्र में संसद में ये वक्फ संशोधन बिल पर विचार विमर्श होगा, इसको पारित भी कराया जाएगा। इसके लिए जेपीसी बनी थी। जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि उनका रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार है। क्या इन चारों चीज को जरा जोड़ के देखिए। इस चारों की कड़ी अभी हाल में हुए महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में भी हुए असेंबली के चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत एनडीए को, वहां महायुति बोलते हैं उसको, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप एनडीए ही मान लीजिए। बीजेपी की अगुवाई में शिवसेना शिंदे और अजीत पवार का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसको प्रचंड बहुमत मिला। आज तक इतना बहुमत नहीं मिला। हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल के रुझानों को, तमाम ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल के आंकड़ों को बिल्कुल झूठा साबित करते हुए हरियाणा में भी बहुत अच्छी जीत हासिल की है। एक ही अपवाद रहा झारखंड का। तो ऑफकोर्स झारखंड की राजनीति थोड़ी अलग है। मैं झारखंड में पोस्टेड भी रहा हूं, इसलिए मैं उसकी थोड़ी बारीकियों को भी समझता हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो, और अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें बिहार में और यूपी वगैरह में जो उपचुनाव हुए, इसमें भी एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और लगभग सभी सीटें उन लोगों ने जीत ली। बिहार में तो सभी सीटें जीत ली। इससे एनडीए गठबंधन को दो चीज स्पष्ट हो गया है। इसीलिए इस जमात के कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का नहीं जाना और नीतीश कुमार का स्पष्ट रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल पर नहीं बोलना, ललन सिंह का ये बोलना कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के जो लेफ्टिनेंट हैं अशोक चौधरी, इन्होंने भी उसको सब्सटैंशिएट किया और विंडिकेट किया कि हाँ ठीक कर रहे हैं ललन बाबू। ये सब को ऐसे समझिए कि दो चीज क्या स्पष्ट हुआ। पहला कि एनडीए को ये स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम के वोट के बगैर भी वो चुनाव जीत सकते हैं, और दूसरा कि इसके लिए वोटों का पोलराइजेशन होना बड़ा आवश्यक है। अब पोलराइजेशन का सीधा मतलब है कि अगर बीजेपी का स्टैंड मुस्लिम के प्रति जितना आक्रामक रहेगा, उतना ही ज्यादा वोट पोलराइज होगा। आपने देखा था कि 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के मुख्य रूप से 3 कारण थे, जिसमें पहला कारण तो ये था कि वो बहुत हार्डलाइनर नहीं हुआ, और दूसरा आरएसएस का समर्थन नहीं, और तीसरा मोदी जी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था और उनके कुछ अन्य चीजों का, और उसमें
इंडिया गठबंधन का कॉन्स्टिट्यूशन बचाव वगैरह और रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के जो नैरेटिव्स गढ़ा गया उसके कारण थे। लेकिन इस उपचुनाव और विधानसभाओं के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया एनडीए को कि पहला कि उनको पोलराइज करना होगा और दूसरा कि आरएसएस इस बार खुल करके समर्थन दिया है। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि आरएसएस के मदद के बगैर एनडीए और खासकर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। और तीसरा और अंतिम ये कि अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मजबूती से सरकार में रहना है और चुनाव जीतने हैं तो उनको अपना हार्डलाइनर स्टैंड लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसलिए इस बात की संभावना से अब आपको इनकार नहीं करना चाहिए कि इस शीतकालीन अधिवेशन में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पर न सिर्फ चर्चा होगी, चाहे वो हंगामा हो, वॉकआउट हो, जो हो, लेकिन गवर्नमेंट कमिटेड है कि इसको वो जरूर से पास कराएगी। और आपने देखा कि यूपी के संभल में भी एक जामा मस्जिद पर सर्वे के कारण जो सांप्रदायिक दंगे वहां भड़के हैं और जो मस्जिदों पर सर्वे कराने का जो एक टैक्टिक्स कामयाब हुआ है उस पर भी बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के फ्रंट पर बुरी तरह से पिछड़ जाती है और पिछड़ों को अपने साथ या दलितों को अपने साथ लाने का एकमात्र उपाय यही है कि उनको हिंदू वोटों को पोलराइज किया जाए। दुर्भाग्य यह है इस देश की राजनीति का और कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी इज ए वेरी गुड मैन बट ही इज नॉट ए गुड पॉलिटिशियन। आप सोच करके देखिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने का प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस उस सरकार की भागीदार है, समर्थन से सरकार चल रही है। तो आप बोले या ना बोले, लेकिन आप तो धारा 370 के रिस्टोरेशन के पक्ष में खड़ा हो गए। इससे आपको देश में कितना वोट मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन देश का मूड आपके खिलाफ हो रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट। और इनकी अपरिपक्व बातें और हिंदू मेजॉरिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट को गाहे बगाहे ये और इनके नासमझ नेताओं ने यदा कदा जो हर्ट किया है उसके कारण इस पार्टी का ये स्थिति हो गई है। तो अब एनडीए गठबंधन उसी मजबूती से 2025 का चुनाव भी बिहार में लड़ेगी। और अब यहां इंडिया ब्लॉक और खास करके आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस ट्रेंड के अगेंस्ट, जिसको कहता है ना मूविंग अगेंस्ट द टाइड, वो खड़ा होना। किन मुद्दों पर खड़ा? दुर्भाग्य से आरजेडी में उस लेवल पर न तो समझ बन रही है और न ही उस माइक्रो लेवल पर कोई काम हो रहा है। न आंकड़ों की समझ किसी को है और न आंकड़ों में जहां वो पिछड़ रही है उसको कैसे वापस लाएगी, इस पर कोई रणनीति है। आप विधानसभा में हो रहे चर्चा की गुणवत्ता पर अगर आप जाएंगे तो हमेशा की तरह यहां भी आरजेडी बिल्कुल रेटरिक और गिमिक्स पर ही काम करती रही है। कोई सब्सटैंशियल, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई सीरियस इश्यूज को बहुत ही आर्टिकुलेटेड वे में विधानसभा में इनका दल आरजेडी या आरजेडी के नेता रख पाए, यह पहले की तरह अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।